Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Diversity of Plants Zone. Before starting my today's video, I request you all to please subscribe my channel. Today's topic of my video is evidences of morphology, embryology, and ecology in relation to the taxonomy. So let's start the video. First of all, I will discuss about the introduction. Modern taxonomists consider that the gross morphological characters are not always sufficient to provide means of differentiation in determining genetically and evolutionary relationship between the taxa. मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट इस बात को कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जितने भी ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स हैं प्लांट्स के, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स मीन स्टेम, रूट, लीफ, स्टिप्यूल्स, नोड्स, इंटरनोड्स, फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, these are all considered as the morphological characters and these are not sufficient as a mean of differentiation. अगर हमने डिटरमिन करना है जेनेटिकली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को टैक्सा के दरमियान, तो ये मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स सफिशिएंट नहीं हैं. To achieve this, the taxonomical evidence from anatomy, embryology, palynology, cytology, paleobotany, ecology and biochemistry are discussed. इस वजह से टैक्सोनॉमिकल एविडेंसेस को मुख्तलिफ डिसिप्लिन से साइंस की कलेक्ट किया गया, विच इंक्लूड्स एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलिनोलॉजी, साइटोलॉजी, पेलियोबॉटनी, इकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. Bailey, 1949, has said, if a truly natural classification system to be attained, it must be based upon analysis and harmonization of evidence from all organs, tissues and parts. बैरी ने 1949 में बात कही कि अगर हम एक ट्रूली नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को अटेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एनालिसिस करनी होगी. एनालिसिस का मतलब होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें किसी भी कंपोनेंट्स के पार्ट की. इसके अलावा डिटेल्ड एग्जामिनेशन करें किसी भी एलिमेंट की या किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को एनालाइज करें. एंड द हार्मोनाइजेशन का मतलब कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है ड्यूरिंग द एनालिसिस, उस डेटा को हम एडजस्ट करें, कंपाइल करें या फिर उस डेटा को मुकम्मल तौर पे अरेंज करें. फ्रॉम ऑल द ऑर्गन्स, टिश्यूज़ एंड पार्ट्स, के प्लांट के जितने ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, पार्ट्स हैं, उनमें से. द मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स ऑफ द plant have provided the foundation and framework for the taxonomy. जितने morphological characters हैं, as we know, morphological characters क्या हैं? root, stem, leaf, flower, inflorescence, stipules, nodes, internodes. These are all included as the morphological characters. ये मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स प्लांट की एक बेस के तौर पे काम करते हैं, एक फाउंडेशन के तौर पे काम करते हैं, एंड एज वेल एज अ फ्रेमवर्क फॉर द टैक्सोनॉमी. These characters have been used extensively in the preparation of the classification systems. ये characters plants के यूज़ किए गए ताकि मुख्तलिफ किस्म के classification systems को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके. डायग्नोस्टिक कीज एक्सेट्रा. इसके अलावा ये एक आइडेंटिफिकेशन कीज के तौर पे भी काम करती हैं करैक्टर्स, एंड आर स्टिल इंडिस्पेंसिबल टू द सिस्टम. इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या है कि बहुत ज़रूरी, जो नहायत लाजमी चीज़ होती है उसे हम कहते हैं इंडिस्पेंसिबल. कि जो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, ये एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं सिस्टमैटिक्स के लिए. Morphology in relation to the taxonomy. Gross morphology has no doubt provided the foundation and framework for taxonomy, but it has become increasingly clear that contributions to systematics may come from almost any branch of the biology. कि मॉर्फोलॉजी का हमें कोई डाउट नहीं है इस बात पे कि एक फाउंडेशन के तौर पे मॉर्फोलॉजी ने काम किया है और एक फ्रेमवर्क के तौर पे काम किया है टैक्सोनॉमी के लिए. लेकिन ये बात भी हमें टाइम के साथ क्लियर हो चुकी है कि सिस्टमैटिक्स के अंदर
हर ब्रांच जो बायोलॉजी की है, चाहे वो हम पैलिनोलॉजी कह लें, एम्ब्रियोलॉजी कह लें, इसके अलावा साइटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, every branch of biology has made its contributions towards the systematics. The evidence from the external morphology provides the basic language for plant characterization, identification, classification, and relationships according to the Redford 1986. अब बात करते हैं कि रेडफोर्ड 1986 में उसने कहा कि जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से प्लांट की, वो एक बेसिक लैंग्वेज के तौर पे काम करते हैं। बेसिक लैंग्वेज मतलब फाउंडेशन के तौर पे काम करते हैं। अगर हमने प्लांट के करैक्टरिस्टिक्स बतानी है, प्लांट को कैरेक्टराइज करना है, प्लांट की आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है, तो हर एक्सपेक्ट में हमें एक बेसिक लैंग्वेज के तौर पे ये मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स जो हैं ये काम करते हैं। इट मीन्स दे एक्ट एज अ फाउंडेशन इन दिस केस। Angiosperms are identified by morphological characters. Angiosperms means flowering plants. So flowering plants are usually identified by the help of their morphological characters. And natural groups are defined mainly with the help of floral characters. Natural groups को हम define करते हैं with the help of floral characteristics. The basic similarity in the morphology of flowers, fruits and seeds within different species, genera, families and orders provides a sound base in characterizing the taxonomic groups. कि अब जो similarity है मॉर्फोलॉजी में, बहुत सारे प्लांट्स हैं उनकी सिमिलैरिटी आ जाती है फ्लावर्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में विद इन डिफरेंट स्पीशीज़ भी डिफरेंट हैं, जेनरा भी डिफरेंट है, फैमिलीज भी डिफरेंट हैं, ऑर्डर्स भी डिफरेंट हैं, लेकिन सिमिलैरिटी जो है वो हमें नज़र आती है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में। तो ऐसे जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम एक साउंड बेस के तौर पे लेते हैं अगर आपने करेक्टराइज करना है टेक्सोनोमिक ग्रुप्स को। मॉर्फोलॉजी प्रोवाइड्स मेजॉरिटी ऑफ करैक्टर्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टम्स ऑफ टेक्सोनोमी। इसका मतलब ये कि मॉर्फोलॉजी एक हमारे पास एक बेस है। मॉर्फोलॉजी जो है वो बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको एक्सप्लेन कर देती है जब हम टेक्सोनोमिक सिस्टम्स को बना रहे होते हैं। Morphology explain every characteristics when we construct a new system of taxonomy. Some of the vegetative characters that play a major role in plant taxonomy and in deducing the phylogeny. ऐसे characteristics हमारे पास हैं growth habit, phonological characters, underground organs, stem, leaves, petiole and stipules. The floral characters which are used commonly in the plant taxonomy. अब कौन कौन से फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्लांट टेक्सोनमी में यूज़ करते हैं, इंक्लूड करता है इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लोर। ठीक, इनफ्लोरेसेंस का क्या मतलब? इनफ्लोरेसेंस जो है ये हमारे पास अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की ऑन अ प्लांट एंड अ फ्लोर। पेरियंट, Perianth is the floral structure which is comprised of the calyx, corolla, especially when the two rhodes are fused. Floral symmetry, union of the floral leaves in each rhole, types of the andrecium and stamens. ये male reproductive parts हैं flowers के, and gynoecium and carpus, और ये female reproductive parts हैं flowers के. Ovules and also the characters of the bracts, bracteoles and pedicels. Next is type of fruit and seed. Fruits की type, seeds की type, ये भी एक provide करती है good diagnostic features and useful at the various levels of classification. The specific examples showing such a relationship are mentioned below. First of all, I'm going to discuss about the growth habit. So what is meant by the growth habit? Growth habit includes herb, shrubs and trees. May be variable or constant within a genus or families. Example है इसमें all the Brassicaceae members are herbaceous. Second is growth patterns.
Growth patterns have been used in defining the taxonomic groups above the genetic level in the some families. For example, इसमें हमारे पास है Zingiberaceae या Zingiberaceae भी हम कह सकते हैं इसको. Third जो character है that is seedling characters. Seedling characters include such as germination, cotyledonary characters, leaf dimorphism, etc. And they have been of systematic value in Convolvulaceae and Brassicaceae, etc. और इनकी सिस्टमैटिक वैल्यू दो फैमिलीज में है. एक है Convolvulaceae and the second family is Brassicaceae, etc. Next character is underground parts. Underground parts include करते हैं such as roots, tubers, etc. These are all of some systematic values in plant, and tubers are helpful in taxonomy of the Dioscorea and Cyperaceae. Next character is the leaf character. Leaf character includes such as the arrangement, type form, duration and venation. These are widely used in both the classification and identification. For example, अगर हम बात करें in Betula. Betula is a plant and ulmus. The species are delimited only on the basis of their leaf characters. Next character is inflorescence and flower. Are the two organs on which the classification system and several other principles of the taxonomy are based. ये ऐसे दो characters हैं अगर देखा जाए inflorescence और flower, जिनके ऊपर बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम और प्रिंसिपल्स जो हैं वो टेक्सोनॉमी के बेस करते हैं. स्पीशीज आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैलिक्स टाइप्स इन एंथैलिस and shape and degree of inflation of bracts in Calistegia. Pollen wall ornamentations have yielded very useful taxonomic information. इसके अलावा pollen grains की जो wall है उसकी ornamentations जो हैं उन्होंने yield किया बहुत useful taxonomic informations को. Next character are fruit characters. Fruit characters used होते हैं distinguishing different families of Rhoideals या फिर Reardeals. Genera are delimited in Moraceae on the basis of fruit characters. Genera को हम delimit कर देते हैं. Moraceae is a family on the basis of their fruit characters. Next is the seed characters. Seed characters have been widely used in the construction of the diagnostic keys and in distinguishing the species. सीड करैक्टर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अगर हम डायग्नोस्टिक कीज़ बना रहे हैं या मुख्तलिफ स्पीशीज़ को आपस में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिस्टिंग्विशिंग करने में स्पीशीज़ को. फीचर्स ऑफ द सीड, कैसे फीचर्स लाइक द कलर, शेप एंड स्कल्पचरिंग प्रूव द हेल्पफुल इन डिस्टिंग्विशिंग द स्पीशीज़. एग्जाम्पल जो है इसमें ड्राइमेरिया. ड्राइमेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ द कैरियो Falaceae. The number and the shape of the seed is the only reliable distinction between the Antherticum and Chlorophytum of the Liliaceae. Several species and genera of the Acanthaceae, Asclepiadaceae, Convolvulaceae and Malvaceae are distinguished on the basis of their seed characters. की जो families हैं जिसमें हमारे पास जो है Acanthaceae आ जाता है, Asclepiadaceae है, Convolvulaceae and Malvaceae, तो इनको हम families को distinguish करते हैं, differentiate करते हैं on the basis of their seed characters. Next is embryology in relation to the taxonomy. एम्ब्रियोलॉजी को हमने डिस्कस करना है कि उसका क्या रिलेशन है टेक्सोनॉमी के साथ. व्हाट इज मेंट बाय एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द माइक्रो एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, gametophyte development, fertilization and development of endosperm, embryo and seed coat.
Embryological evidences have been used in solving the taxonomical problems at almost all levels. However, the role of embryology in solving taxonomic problems was first brought to prominence by a German embryologist, which is Karl Schnarf in 1931. Basic embryological evidentiary characters are as follows. First is presence and the type of anther tapetum. Second, number and arrangement of the anther loculi. Third, type of the anther endothecium. Fourth, quadripartition of microspore mother cell. So what is the meaning of quadripartition? क्वाड्रिपर्टीशन मतलब कि डिवीजन हो जाना इंटू 4 पार्ट्स, डिवाइड हो जाना किसी चीज़ का 4 हिस्सों में. क्वाड्रिपर्टीशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मैच्योर पोलन ग्रेन्स. Development, structure, position, vasculation and orientation of ovule. Origin of sporogenous tissue in ovule and megasporogenesis and development of embryo sac. Presence of aril. Form of embryo sac, fertilization, type of embryo, type of embryogeny and endosperm formation. Type of haustorium formation, seed coat, cotyledons, etc. Few examples अगर हम देखें of role of embryology in taxonomy are as follow. First of all, I'm going to discuss about dicots and monocots. Angiosperms are universally divided into dicotyledons and monocotyledons. Angiosperms को हमेशा 2 types में divide किया जाता है universally. First is dicotyledons, on the other hand is monocotyledons. This primary classification of angiosperm is based on major embryological characters. For example, number of cotyledons को देखते हुए, जिनमें 2 cotyledons होंगे वो डाई होंगे, जिनमें 1 cotyledon होगा वो monocotyledons में क्लासिफाई हो जाएंगे. Next is Caryophyllales. Caryophyllales. Embryological characters such as the trinucleate pollen. Trinucleate pollen. अब इसका मतलब क्या है? Trinucleate pollen referring to the pollen grains that have 3 nucleoli when shed from the anthers. Next is bitegmic crassinucleate ovules. So what is the meaning of the crassinucleate ovules? The presence of the 2 or more cell layers between megasporophyte and the epidermis cells in the early development of the megasporophyte is called the crassinucleate. What is the meaning of ovule? So ovule is a small body that contains the female germ cell of a plant, develops into seed after the fertilization. That is called the ovule, which are campylotropous. Campylotropous. Now what is the meaning of the campylotropous? Campylotropous ovule, a curved ovule with a micropyle almost touching the furniculus. Next is amphitropous or amphitropous. Amphitropous having the ovule inverted but with attachment near the middle of the one side, or partially inverted ovule turned back to 90 degrees on its top is called amphitropous. Seed with a peripheral embryo and perisperm with little or no endosperm are the characters which are found only in Caryophyllales, more widely known as the centrospermae according to the Cronquist 1968. Next is Halobiae. Halobiae, this monocotyledonous order, treated as the subclass in some recent systems of classification, and is characterized by the presence of the holobial type of the endosperm. Next is Orchidales.
Orchid is the distinguishing embryological character of the members of this order is the presence of undifferentiated embryo and a very little or no endosperm. Next is Podostemaceae. Podostemaceae, the member of this family, are recognized because of formation of pseudo embryo. कि जो members इस family के उन्हें recognize किया जाता है, उनमें क्या बनता है? Pseudo embryo sac बनता है, which is formed by disintegration of nucellar cells. मतलब nucellar cells की disintegration हो जाती है और उससे बनता है pseudo embryo sac below the embryo sac. So the members of this family are recognized because of formation of pseudo embryo sac, which is formed by disintegration of nucellar cells below the embryo sac. Next is Onagraceae. Onagraceae, this is also a family, and this family is recognized by the presence of onagract type of the embryo sac. Next is Cyperaceae. Cyperaceae, in flowering plants, 4 functional microspores develop from each microspore mother cell. Flowering plants में 4 functional microspores जो हैं वो उनकी development होती है हर एक microspore mother cell से, each microspore mother cell से. Next is Lemnaceae. Lemnaceae phylogenetic studies indicate करती हैं that Lemnaceae have been derived from either from the Halobiales or from Araceae. ठीक कि जितने भी phylogenetic studies हैं वो indicate कर रही हैं कि Lemnaceae has been derived या तो हुआ है वो हमारे पास derive Halobiales से और या फिर Araceae से. Next is Crassulaceae. Embryological studies of Crassulaceae suggest that it should be placed in the order of Roselis, close to the family Saxifragaceae. Next is Parnassia. It is generally treated as the member of family Saxifragaceae, but the total dissimilarity of its embryological details with the other genera of the Saxifragaceae. The relativity, ecology in relation to the taxonomy. This is next topic, ecology in relation to taxonomy. The relativity, new science of the ecology, depends upon much older one, taxonomy. Ecological investigations are of doubtful value if they refer to the plants or animals which are not being accurately identified. Ecological investigations उस वक्त doubtful हो जाती हैं अगर वो ऐसे plants या animals को refer कर रही हों जो अभी तक accurately identify नहीं हो सकी, तो उन्हें हम लोग consider करते हैं ecological investigations को doubtful. Inadequate taxonomy undermines कर देती है usefulness of ecological studies, mainly because it deprives the other scientists of the opportunity to conduct independent tests of published results. Although taxonomy and ecology are closely linked, and it is necessary to recognize that the two activities have very different objectives. Taxonomy attaches particular importance to genetic and evolutionary relationships. क्या हम टेक्सोनॉमी में किस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करते हैं, यानी कि ज़्यादातर ख़ास अहमियत दी जाती है टेक्सोनॉमी में जेनेटिक और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है टेक्सोनॉमी में. यहाँ तक कि जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी की अगर हम बात करें, सीक्स टू रिकॉग्नाइज द फिनिटीज़. तो इकोलॉजी में हम रिकॉग्नाइज करते हैं फिनिटीज़ को बिटवीन ऑर्गेनिजम्स जो कि सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं या फिर उनके अंदर पैरेलल रिस्पॉन्सेज हैं इन कॉन्टेम्परेरी इकोसिस्टम्स, बट मे हैव क्वाइट
डिफरेंट एवोल्यूशनरी ऑरिजिन्स, कि हो सकता है कि वो ऑर्गेनिजम्स फंक्शन एक जैसे परफॉर्म कर रहे हों और उनके रिस्पॉन्सेज भी पैरेलल हों किसी भी कॉन्टेम्प्रेरी इकोसिस्टम में, लेकिन हो सकता है कि उनकी एवोल्यूशनरी ऑरिजिन्स जो हैं वो डिफरेंट हों। तो इकोलॉजी में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। We require an alternative system to complement that already provided by the classical taxonomy. In this new system, organisms will be classified according to their functional characteristics, and a strong emphasis will be placed upon those features which are most consistently correlated with success in particular types of habitat and failure in others. Already, various schemes have put forward and functional classifications have been applied to organisms as disparate as seaweeds, phytoplanktons, butterflies, and fungi. If you like my video, please like and subscribe to my channel. Thanks for watching.